ठीक है, तो कोई पहले से दिक्कत है? कोई सा भी बात में, मैग्नेटिज्म वाले में या सर फिर डिस्क पहले? का मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं तो वो चेक कर दीजिए ना। क्या किए हो? सर म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2x² बाई रूट आर स्क्वायर प्लस x² माइनस 2। एक मिनट। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे? सर म्यू नॉट इंटू सिग्मा ओमेगा बाई 3 इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 2x² बाई, ए, यस सर, बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस x² सर ब्रैकेट में ही। ये चीज। यस सर -2x सर ब्रैकेट में माइनस। -2। ये यस। ऐसा कुछ तो नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं क्या है। आंसर दिया हुआ है म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। बना दे क्या इसको? जैसे ये रिंग था हमारा, रिंग बोल रहे हैं, डिस्क था। इसमें हम ऐसा वाई दूरी पे जाके एक डी वाई एलिमेंट ले सकते हैं। यस। ठीक है, यहाँ से वाई दूरी पे गए, डी वाई एलिमेंट ले लिए, तो इसमें जो डी क्यू चार्ज होगा वो हम बोल सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई वाई इंटू डी वाई होगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा इंटू एरिया करेंगे तो एरिया इतना आ रहा है। अगर ये डी क्यू आ गया तो हम इसका डी आई लिख सकते हैं क्या? ओमेगा से अगर ये घूम रहा है तो हम इसे डी क्यू बाई टाइम पीरियड लिखेंगे तो हो जाएगा। यानी कि क्या मिलेगा? सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये से 2 पाई तो कट गया। ये हमें मिल रहा है सिग्मा ओमेगा वाई डी वाई। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत? नो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आई की जगह हम डी आई लिखेंगे, 2 r² प्लस x² रेस्ट टू पावर 3/2, यही था। तो यहाँ ध्यान से देखे तो क्या आएगा? म्यू नॉट आर स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट ही दिख रहा है, 2 r² प्लस x² रेस्ट टू पावर 3/2। तो r तो हमें y दिख रहा है, ये भी y हो जाएगा, यही होगा, यस। क्योंकि रेडियस तो y है ना। तो y² बाई y², dy का वैल्यू लिखेंगे तो सिग्मा y dy। ठीक है, अब इसी चीज का इंटीग्रेशन करना है। म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा y³ बाई 2, इधर आ जा रहा है y² प्लस x² रेस्ट टू पावर 3/2 dy।
0 से r तक इस चीज का इंटीग्रेट करना है। इसमें एक्स वाई का कुछ रिलेशन लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन शायद चल रहा है ना मैथ में, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा। नीचे वाले हो जाएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन यस के लिए क्या करेंगे देखना। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो उसमें कोई रूल होता है तो उसे यूज करके बनाना। ठीक है, ऐसे तो हमको यस कुछ दिख नहीं रहा है। अगर टेन थीटा कॉस थीटा लाएंगे तो मे भी ये वाई है, ये एक्स है, ये थीटा है। ठीक है, ट्राई करना आ जाना चाहिए। ठीक और कोई दिक्कत? नो ठीक है, तो यहाँ के बाद इंटीग्रेशन है, अपना इंटीग्रेशन कर लेना। मैथ्स में बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं, उन सब चीज को यूज करते हुए। ठीक है फिर तो हम लोग सोलेनोइड पढ़ रहे थे। सोलेनोइड हम लोगों ने देखा था कि एक करंट कैरिंग जो होता है कॉइल होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक नहीं एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि हम लोग जो टिप टॉप पेन में स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, तो उस स्प्रिंग का जो शेप होता है वैसा ही हमारा सोलेनोइड का शेप होता है। बशर्ते कि उसमें जो वायर्स हम लोग लिपटा होता है वो बहुत पास पास में होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर ऐसा लिए हैं, यानी कि करंट जो है, अगर ऐसा एक वायर है तो इसमें करंट ऐसा जा रहा है, ये रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा हमारा सोलेनोइड दे रखा है। इसका टोटल लेंथ एल है, ये इसका सेंट्रल लाइन है, तो हमें सिर्फ सेंट्रल लाइन पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और किसी के लिए हमें नहीं पढ़ना है यहाँ सिलेबस में। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ से एंगल बीटा है और यहाँ से एंगल ये अल्फा है। यानी कि ऐसा ओरिएंटेशन दे रखा है कि पॉइंट पी से अगर हम लोग देखें तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा हमें नजर आए। तो ऐसा दे रखा है, और हम लोगों ने ऐसे टर्म्स डिफाइन करा था एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल एन यानी कि एन बाई एल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड करना है। इस तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उसी चीज को हमें यहाँ पे देखना है। बाकी थोड़े बहुत जो था कंसेप्ट, वो चीज हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि सोलेनोइड में जो करंट है कैसे हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट किए हैं। तो उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे फिर से एक सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड हो गया। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि इस पॉइंट पी पे अगर हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे एक थीटा एंगल पे गए और एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अगर हम ऐसा एलिमेंट लिए तो हमें ऐसा एक रिंग बनता हुआ दिखेगा, दिखेगा। यस ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके एक छोटा सा डी थीटा ले रखे हैं, ये एंगल जो है वो डी थीटा है, अगर हम ऐसा लिए तो ये चीज हमें दिखेगा।
हम बोल रहे हैं कि ये जो दूरी है यहाँ से x दूरी है, और ये जो रेडियस है इसका r तो है। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल रहा है। अब ये रिंग जो है, इसमें अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ से बाहर से करंट निकल के ऐसा आ रहा है, तो इस dx, इस लेंथ को अगर हम dx बोल रहे हैं x दूरी पे जाके, तो इस dx लेंथ में करंट कितना बह रहा होगा? करंट इन एलिमेंट dx। ठीक है, तो हम उसे di बोल रहे हैं। एक वायर में करंट जो है I हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे dx लेंथ है, तो हम उसमें नंबर ऑफ ले कितने हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स वायर मिलेगा हमें। एक वायर में I है तो इतने में इतना मिलेगा, यानी कि हमें मिल रहा है NI dx। ये बात सबको क्लियर है कि ये कैसे लिखे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक वायर में हमें करंट आई दिख रहा है, तो dx लेंथ में कितना वायर होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालना है। तो स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो उसमें हम dx से मल्टीपल कर दिए, तो हमें दिख रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई कर दिए, तो हमें इस एलिमेंट में करंट दिख गया। अब अगर इस करंट को देखें तो ये हमें ऐसा सर्कल दिख रहा है, और इसके ये एक्सिस पे पॉइंट P है, तो इसके कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? वही फॉर्मूला, म्यू नॉट आई की जगह क्या होगा, NI dx आर स्क्वायर डिवाइड बाई, क्योंकि इसका भी रेडियस आर ही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख रहे हैं। 2 डिवाइड बाई रेडियस तो आर स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2। ये चीज होगा। यस। ठीक है, इसे हम एंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं हम r इंटू डी थीटा। ठीक है, एंगल के टर्म में लिखने से ज्यादा हमें आसानी से मिल जाएगा इंटीग्रेशन, इसलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv इजकल टू म्यू नॉट NI आर स्क्वायर, dx को r डी थीटा यूज कर रहे हैं, तो नीचे हमारा 2 x जो मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, x का वैल्यू r के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, देखो बोलो। ध्यान से देखो, तो हमें एक ऐसा ट्रेंगल दिख रहा है, ये x है, आर बाई ये टेन r थीटा। है, ये थीटा है, तो यहाँ से हमें tan थीटा दिख रहा है कि ये r बाई एक्स है। ठीक है, तो x को हम बोल सकते हैं r cot थीटा है। ठीक है, ये चीज है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो r क्यूब नीचे निकल जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, 3/2, ये मिल रहा है। मिल रहा है, इधर b इसकल टू हमें दिखेगा म्यू नॉट NI, ये r क्यूब से r क्यूब कट गया, डिवाइड बाई 2, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोलो। अच्छा, ये थीटा दिए उल्टा लिख दिया ना, सॉरी, फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये r हुआ, ये x हुआ, तो ये x बाई r होगा ना। ठीक है, फिगर ऊपर x है, दिख रहा है, थीटा हम ये वाला एंगल लिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं, तो थीटा इजकल टू x बाई r, यानी x इजकल टू r tan थीटा, यहाँ से ठीक है, ये चीज है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ से dx जो आ रहा है, यही चीज लिख लेते हैं, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये दो चीज हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे dx की जगह रख दे रहे हैं r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो कट गया। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है क्या,
बोलो। यस तो ये हमें क्या दिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 है, तो ये सेक क्यूब थीटा दिखेगा। सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा पे 3/2 है तो 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये μ0 Ni/2 इंटीग्रल कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें ये एंगल ध्यान से देखें तो हमें एंगल कहाँ से दिख रहा है, इधर हम एंगल थीटा लिए हैं तो माइनस बीटा से अल्फा दिख रहा है, यानी क्या लिखेंगे -β/अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 Ni/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट पुट कर देंगे हम -β/अल्फा। μ0 Ni/2 हो जाएगा साइन अल्फा, माइनस माइनस साइन बीटा होता तो माइनस माइनस प्लस साइन बीटा। किसी भी लेंथ के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी भी सोलेनोइड के लिए, तो एंगल के टर्म में हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। हो सकता है कभी कभी लेंथ हमें दिया हो, ठीक है, तो एंगल हमें अब खुद से फाइंड करना पड़ेगा कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है। केसेस, फर्स्ट केस कह रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो सोलेनोइड है, ठीक है, इसके हम एकदम बीचों बीच यानी कि सेंट्रल पॉइंट है, ये L/2 है, ये भी L/2 है। तो इस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगा और ये बीटा होगा, अल्फा जो होगा बीटा के बराबर होगा, लेट से थीटा हो, यस ठीक है, यानी कि एकदम सेंटर पॉइंट है, बीचों बीच है। तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि अल्फा जो होगा बीटा दोनों आपस में बराबर थीटा हो। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो हम लिख सकते हैं μ0 Ni/2 साइन अल्फा साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा इंटू 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें सिर्फ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, B = μ0 Ni साइन थीटा। सेकेंड, हमें बोलेगा कि लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड बोले, या फिर किसका रेडियस जो है मच मच लेस देन लेंथ, सॉरी, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन दिया, लॉन्ग सोलेनोइड या फिर ये, तो लॉन्ग सोलेनोइड हो या फिर रेडियस छोटा हो, दोनों केस में अगर हम देख रहे हैं तो अगर ये पॉइंट P है, यानी कि हम बीच की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट P पे अगर हम देखेंगे तो अल्फा और बीटा हमें कितना दिखेंगे बताओ, 90 90 दिखेगा, ये भी बीटा भी 90 दिखेगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या आएगा, μ0 Ni/2 साइन 90 प्लस साइन 90, तो 2 साइन 90 है, साइन 90 1 होता है तो ये 2 आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा μ0 Ni। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि कोई भी अगर लॉन्ग सोलेनोइड यानी कि इसे हम बोलते हैं कि आइडियल, आइडियल केस मानते हैं, आइडियल सोलेनोइड है, तो आइडियल सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मानते हैं और ये कितना होगा, B = μ0 Ni होगा। अब चूंकि इसका ये रेडियस जो है ये लंबाई के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो हम इस पॉइंट पे ही नहीं बल्कि बोलते हैं कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे लें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना ही होगा, ठीक है, आइडियल केस में। थर्ड, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड बोले, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट करने का मतलब कि एक एंड पे है बिलोंग सोलेनोइड के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अगर हमारा सोलेनोइड है बहुत लंबा सोलेनोइड है या फिर इसका रेडियस जो है लंबाई के टर्म में बहुत छोटा है, तो इस पॉइंट बी पे यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अल्फा क्या दिख रहा है 0 डिग्री और बीटा क्या दिख रहा है 90 90 डिग्री,
ठीक है, तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन आई बाई। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज होते हैं ये दो फॉर्मूले यूज होंगे कि अगर हमें बोलेगा कि सोलेनोइड है उसके अंदर कहीं भी, तो अंदर में हम लोग बोलेंगे कि म्यू नॉट एन आई जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्मॉल एन यूज कर रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि म्यू नॉट एन आई यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अंदर में हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो फॉर एन आई फॉर आइडियल सोलेनोइड अगर हम लिखते हैं तो हमारा कर्व जो होगा ऐसा कुछ जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास आइडियल सोलेनोइड है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है इधर डिस्टेंस है तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है म्यू नॉट एन आई है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, तो ये जो है आइडियल केस के लिए है। लेकिन अगर रियल की बात किया जाए तो रियल में कुछ ऐसा आता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर, ऊपर में लिमिट कैसे भी है बता दीजिए कौन सा लिमिट? सर, इंटीग्रेट करते समय। जैसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हम यहाँ से लिए हैं, दिख रहा है? यस ठीक है, तो हमें कहाँ से कहाँ, अगर हम इस परपेंडिकुलर लाइन से देख रहे हैं तो हमें यहाँ ये वाला जब इस लाइन से पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस बीटा आएगा लिमिट, माइनस यस बीटा से प्लस अल्फा, ये दिख रहा है? यस तो वही हम लिमिट रखे हैं। ठीक। क्लियर है? यस ठीक है, इसके बाद है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, गॉस लॉ सबको याद होगा। ठीक है, गॉस लॉ में हम लोग क्या लिखते थे, इंटीग्रल ई डॉट डी इजकल टू म्यू नॉट क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था। यस सर। ठीक है, तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसी के तरीके का है, सेम चीज हमें दिखेगा। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये क्या करता है। ये इसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल, वहां पे हम लोग सरफेस इंटीग्रल लेते थे, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल लेंगे। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पेरियन पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट enclosed and coming out by the closed path। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ जिसे हम एम्पेरियन पाथ बोलेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज एंड कमिंग आउट बाय द
इनक्लोज्ड पाथ। जैसे कि अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहें, यानी कि दैट इज हम इससे बोल सकते हैं कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ, यानी हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल यानी कि हम क्लोज्ड पाथ के लिए ले रहे हैं। ये पाथ है तो पाथ है, इसलिए हम यहाँ पे लेंथ यूज कर रहे हैं। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ अगर लेंगे तो ये होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। वहां पे क्यू इनक्लोज्ड बाई था, बस थोड़ा सा चेंज है, तो ये हम बोलते हैं बी इक्वल टू डी। अब जैसे कि है कि ये कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड पाथ का क्या मतलब है, तो जो सेंस ऑफ हमारा रोटेशन होना चाहिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसा रोटेशन का पाथ है और इसमें से करंट बह रहा है, ठीक है, इधर से I1 है, इधर ये I2 है, इधर I3 है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन है ऊपर से देख रहे हैं, तो हम ऐसा हमें दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऊपर से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर, तो इंटेग्रल बी डॉट डी एल अगर लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे ऊपर मान रहे हैं कि बाहर निकल रहा है तो अंदर जा रहा है, तो हम क्या मानेंगे? उसका निगेटिव। क्लियर है? यस। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम हमें गॉस लॉ जैसा ही दिख रहा है। वहां पे चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड है। इधर वहां पे ई डॉट डी एस होता था, एरिया का हम लोग इंटीग्रल लिखते थे, यहाँ पे डीएल लेंथ है, पाथ का इंटीग्रल है। अब पाथ हम लोग हमेशा कैसा चुनेंगे? तो पाथ अगर यहाँ पे इसी में हम बोलते कि ऐसा करंट I4 है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये हमारे पाथ में नहीं है। क्लियर है? should be such that at every point on path, ठीक है, हर पॉइंट पे पाथ का क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर टेंजेंशियल और नॉर्मल टू डीएल वेक्टर। ठीक है, अगर हम छोटा सा एलिमेंट डीएल ले रहे हैं तो उससे या तो टेंजेंशियल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड या फिर नॉर्मल हो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगा, क्योंकि अगर हम इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालना चाह रहे हैं तो दिख रहा है कि अगर ये नॉर्मल रहा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा ये 0 होगा, और अगर ऐसा टेंजेंशियल होगा तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रल बी डॉट डीएल में हम बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल है, cos थीटा 0 है, तो इसे हम इंटीग्रल बी डीएल लिख सकते हैं। क्लियर है? यस। तो इसीलिए हम लोग ऐसा पाथ चूज करते हैं कि हमारा काम आसान हो। सेकेंड, हम लोग ऐसा पाथ चूज करेंगे ऑल्सो B should be uniform at every point of path, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे पाथ जब भी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होगा तो इससे क्या फायदा निकलेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, दिख रहा है? यस। यानी कि यहाँ से हमें क्या फायदा होगा कि अगर इंडक्टर बी डीएल अगर ऊपर वाले से हम लोग ऐसा ले चुके हैं तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि हम इस बी को बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल डीएल हमें सिर्फ मिलेगा। अब ये नॉर्मल है तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट हर के cos 0 1 होता है, और ऐसा। तो हम हमेशा पाथ को ऐसा चूज करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा इंटीग्रल वाला पार्ट है उससे हमें बिना इंटीग्रेशन किए हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगा।
क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग ठीक है, करंट कैरिंग वायर। जैसे कि अगर हमसे बोल रखा है कि ऐसा करंट आई है, इंफिनिटी तक ऐसा वायर है, तो हमें यहाँ से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आंसर क्या आएगा सबको पता है? यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू पाई। आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लूप मतलब एक पाथ को कंसीडर करेंगे जिसपे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बराबर हो। तो पाथ यहाँ पे हम कैसा ले सकते हैं बताओ, जो इस करंट को इनक्लोज भी कर दे और यूनिफॉर्म उस पे मैग्नेटिक फील्ड रहे। तो इस वायर से हर डायरेक्शन में सेम दूरी पे रहे, तो ऐसे सर्कुलर पाथ ही हो सकता है। यस। ठीक है, तो ये जो हम पाथ लिए हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एम्पेरियन। ठीक है, ये एम्पेरियन। ठीक है, इसमें करंट जो इधर बना देते हैं आई। अब ये हम ले लिए कि अगर जितना भी दूरी पे है, आर दूरी पे फाइंड करना था, तो हमने आर ले लिया। अब जो भी हम कंसिडर करें, देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमारा बी वेक्टर इधर है, तो हमारा लूप का ओरिएंटेशन भी हम इसी डायरेक्शन में रखेंगे कि हम लूप में ऐसा घूम रहे हैं। इसलिए घूमने से क्या फायदा होगा कि जो डीएल वेक्टर है हमें भी ऐसा मिलेगा। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा जो है दोनों के बीच में ये 0 डिग्री है। क्लियर है? चूंकि हम यहाँ से हर दूरी पे आर दूरी ही ले रखे हैं, तो इस लाइन पे, इस पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेरियन लॉ, सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा, इंटीग्रल डीएल हमें दिख रहा है और कॉस ऑफ 0 डिग्री दिख रहा है, इधर म्यू नॉट इंटू आई दिख रहा है। तो यहाँ से बताओ क्या आएगा, बी इंटीग्रल डीएल का वैल्यू क्या आएगा, बोलो? 2 पाई। 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड cos 0 1 होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही था। ठीक है, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा। और जैसा गॉस लॉ था वैसे ही ये हमारा है, यानी कि सर्किटल लॉ हम लोग उसी की तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा हम गॉस लॉ में यूज करते थे। ठीक है, यस। जैसे सेकेंड देखते हैं, हॉलो पाइप। ठीक है, पाइप है यानी कि ऐसा है। ठीक है, ऐसा पाइप है, बोल रहा है कि ऐसा पाइप है, लेट से। ठीक है, और जो करंट इसमें बह रहा है, यानी कि इसी में, यानी कि पाइप जो है उसी में बहेगा। बात समझ आ रहा है? यस। हॉलो पाइप है, जैसे रॉड का अगर पाइप है, उसको हम अगर दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे, तो करंट जो है जितना दूर मेटल है उतना ही दूर बहेगा। ठीक यस। है, तो हम इसका थिकनेस कम रखे हैं, तो ये रेडियस जो है आर है। तो हम एक बार इस पे बाहर यहाँ पे पॉइंट निकालना चाहते हैं, और एक बार अंदर में निकालें। तो हम केस 1 ले रहे हैं कि जब स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन आर, यानी कि बाहर किसी पॉइंट में ये लॉन्ग है,
लॉन्ग हॉलो पाइप है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या निकालेंगे केस 1 के लिए? यहाँ पे कैसा शेप ले सकते हैं हम लोग पाथ? सर्कुलर ही, बिल्कुल। ये जो है सर्कुलर पाथ में मिल गया। तुम फिर से एम्पेरियन लॉ लगाओ। एम्पेरियन लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ये जो है आई है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बी 2 पाई आर कॉस ऑफ 0 इजकल टू म्यू नॉट आई। तो बी हमें फिर से सेम मिल रहा है, क्लियर है। यस अगर इनसाइड की बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? बोलो। ये स्मॉल आर है, आर लेस देन अगर हम ले रहे हैं तो क्या मिलेगा बताओ? 0 जीरो। क्यों? करंट नहीं अप्लाई कर रहा। ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज, आई इनक्लोज देख रहे हैं तो ये जीरो है, तो ये जीरो हो जा रहा है, नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल का इंटीग्रेशन तो जीरो नहीं होगा क्योंकि लेंथ है, पाथ है, तो क्या जीरो होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। सिंस आई इनक्लोज जो है हमें जीरो दिख रहा है, ठीक है। यस फोर्थ, ये शायद एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सॉलिड रॉड है, ठीक, लॉन्ग है, इसमें करंट आई बह रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक सिलेंड्रिकल रॉड है, सॉलिड है, ये पूरा लॉन्ग सॉलिड है, हम इतना ही बना रहे हैं, इसमें से टोटल करंट जो बह रहा होगा ऐसा पूरे बॉडी से बह रहा होगा, ठीक है। और ये टोटल करंट आई बह रहा है, तो इस केस में इसका रेडियस जो है आर है, तो फिर से इस केस में हम एक बार बाहर और एक बार अंदर पूछना चाहते हैं, यानी केस 1 जब आर जो है ग्रेटर देन आर हो तब, और एक बार आर जब लेस देन आर हो। पहला के लिए क्या आएगा बताओ? सर म्यू सेम नॉट आई आएगा बाई क्या? 2 पाई आर। यस सेम एज एबव, ठीक है। क्या आएगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेकेंड केस के लिए अंदर में अगर निकालेंगे तो हमें अंदर में ऐसा कुछ एक पाइप मिलेगा अगर आर रेडियस का लेंगे तो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऐसा लूप लेते हैं तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, दिख रहा है। यस तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्किटल लॉ, अगर हम सर्किटल लॉ लगाएंगे तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो आएगा वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होगा। इधर का पार्ट तो बी इंटू डी एल लिख सकते हैं हम लोग कॉस ऑफ 0 डिग्री म्यू नॉट आई इनक्लोज, क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो टोटल करंट था, ये अगर टोटल रेडियस आर था तो आई करंट बह रहा था कितने रेडियस में? पाई आर स्क्वायर एरिया में आई था ना। यस तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में क्या होगा? आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा, यानी कि आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से आई इंक्लोज हमें क्या दिख रहा है? तो आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे बी डीएल जो है वो हमारा क्या मिलेगा, टू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बनाएंगे तो कैसा मिलेगा हमें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इधर रेडियस ले लें तो यहाँ पे r इक्वल टू r तक हमें दिख रहा है कि ये ऐसा स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यस ठीक, यानी कि वैसा ही दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए फाइंड किए थे वैसा, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के लिए फाइंड किए थे वैसा। ठीक है, यस ठीक है। सोलेनोइड के लिए हम इसको यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ सोलेनोइड अभी हम लोग इसके लिए फाइंड भी करे थे। अब इस लॉ को भी यूज करते हुए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से। ऐसा था हमारा सोलेनोइड, ऊपर हम करंट बोल रहे हैं कि इनटू द प्लेन है, बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। ठीक है, हमें इस पॉइंट पे, अंदर वाले पॉइंट पे लॉन्ग सोलेनोइड है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा एम्पेरियन लूप बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है, एम्पेरियन लूप, ए बी सी डी। तो इस केस में अगर हम लिखेंगे तो B डॉट DL अगर हम लिख रहे हैं, फाइंड करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, B डॉट DL फॉर A टू B क्लोज करना है, तो हम B टू C प्लस C टू D प्लस प्लस D टू फिर A, B डॉट DL। क्या हम क्लोज लूप घूम लिए? यस ठीक है, अब देखते हैं आप, अगर हम B टू C जाए तो एक तो हम मानते हैं कि सोलेनोइड के जस्ट आउटसाइड में इधर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो होता है। ठीक है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, जो होगा अंदर में यूनिफॉर्म होता है। तो जस्ट बाहर अगर हम जीरो मान रहे हैं तो CD वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यस ठीक है, अब ये B से C की अगर हम बात करते हैं तो B से C में अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन माने कि ऐसा आ रहा है तो नॉर्थ पोल इधर की तरफ होगा, साउथ पोल इधर की तरफ, यानी कि इसमें अंदर में हम साउथ टू नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। B टू C में DL वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें B टू C जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि थीटा जो मिल रहा है वो 90 डिग्री मिल रहा है, तो क्या ये वैल्यू भी जीरो मिलेगा? वैसे ही A टू D में भी यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री हमें मिल रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंटेग्रल B डॉट DL जो भी होगा वो इंटेग्रल DL A टू B के बराबर ही होगा, बाकी सब तो जीरो ही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म होता है अंदर में। ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, तो B DL वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही है, तो इंटीग्रल DL cos ऑफ 0 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि हमें क्या मिलेगा, B इंटू AB लेंथ मिलेगा। इतना बात में कोई दिक्कत? अगर AB लेंथ हम L लेंथ लिए हो तो L यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर AB लेंथ को हम L यूज करे हो, L यूज कर सकते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल
बी डॉट डी एल जो कि होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी इंटू एल, ए बी जो लेंथ था वो ये है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड क्या लिखे, तो एल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स से लिखेंगे तो एन एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, ये आएगा। एल एल कट गया तो बी इक्वल टू हमें मिल गया म्यू नॉट एन आई, यही आया था पहले भी। ठीक है, तो हम इस तरीके से सोलेनोइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब सोलेनोइड हो, तो हम उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इतना बात में कोई दिक्कत? फिफ्थ, टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? ठीक है, तो टोरॉइड क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं सोलेनोइड तो जानते हो सब, अभी हम लोग यस देखे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे सोलेनोइड है लेट्स से, ठीक है, या फिर वही जो स्प्रिंग की हम बात एग्जांपल कर रहे थे उसी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास है, लेट्स मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है, हम इसके दोनों एंड को ऐसे पकड़ के चिपका देंगे तो हमें शेप कैसा मिलेगा, ऐसा गोलाकार बन जाएगा। दोनों एंड को पकड़ के ऐसा गोला, यानी कि स्प्रिंग जो लिए हैं हम उसमें ऐसे चिप दोनों तरफ से वायर को घुमा के ऐसा हम निकालिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यस हम्म, मान लेते हैं इधर से करंट गया होगा तो इसमें करंट हमें ऐसा दिख रहा होगा, तो ऐसा शेप जब अगर बन जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है टोरॉइड है। इस चीज को क्या बोलते हैं, टोरॉइड। ठीक है, यानी कि जो स्प्रिंग का गोला है इससे अगर हम पूरा पकड़ के ऐसा गोलाकार बना दें इसे हम बोलते हैं कि ये टोरॉइड है। इसका जो थिकनेस है, चूंकि हम ये आर जो ले रखे थे, ये आर ये मच मच लेस देन एल था, तो ये जो हमारा इसके लिए जो रेडियस आर बनेगा, इसे स्मॉल आर बोल, तो ये जो स्मॉल आर है उससे स्मॉल आर मच मच लेस देन कैपिटल आर होगा। ठीक है, यानी कि हम इसका जो डाइम जो हमारा लूप बन रहा है, यानी कि एक हॉलो सिलेंडर टाइप का चीज बन रहा है गोलाकार, उसके रेडियस को हम इसका टोटल रेडियस से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो शेप हमें बन रहा है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये टोरॉइड है। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसा बह रहा है तो हमें दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट अगर एक एक लूप का डायरेक्शन से हम कंसीडर करें तो इसमें जो करंट बह रहा है वो ऐसा है, इस तरीके का लूप में करंट बह रहा है, दिख रहा है, ऐसे ही लूप में करंट बह रहा हो। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोरॉइड है, तो टोरॉइड में हमें दिख रहा है कि अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो रहा है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं कि टोरॉइड है। जैसे सोलेनोइड था वैसे ही ये चीज टोरॉइड है। तो अब इस टोरॉइड के कारण अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कोई आइडिया बता सकते हो? ठीक है, जैसे हम ऐसा मान ले रहे हैं, हम सबको नहीं रिप्रेजेंट कर ऐसे ही मान रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि हम बोल रहे हैं कैसे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, यानी कि टर्न पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चाहे तो हम ऐसे डॉट और क्रॉस बना सकते हैं कि हम इधर डॉट बना रहे हैं इधर क्रॉस बना रहे हैं, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर, तो इस केस में अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऐसा सर्कुलर है
तो इसमें जो हम एम्पेरियन लूप बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं ताकि सिमेट्रिक रहे। ठीक है, यानी कि जो ए से बी, बी से सी, सी से डी है, ये हमारा एम्पेरियन लूप है। ठीक है, ये जो हम रेडियस है, ये रेडियस हम आर ले सकते हैं क्योंकि हम ऐसे ही इसका थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रखे हैं। ये एंगल थीटा है। तो फिर से अगर हम यहाँ पे बोलें कि यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल हम निकालना चाहते हैं तो ये हम सबका ऐड कर सकते हैं, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू सी टू डी प्लस डी से फिर ए बी डॉट डी एल। क्लियर है? अब यहाँ फिर से ध्यान से देखते हैं तो ए से बी के लिए क्या लिखेंगे, तो ए से बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी यूनिफॉर्म होता है, डीएल वेक्टर भी इधर ही, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही, तो दोनों के बीच में cos 0 होगा और डीएल वेक्टर जो आएगा हमारा r इंटू थीटा आएगा। क्लियर है? यस प्लस B2 जब C जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ है और डीएल वेक्टर इधर है, दोनों में 90 डिग्री का फर्क है। यहाँ से हम ये क्या बोलेंगे कि ये 0 हो जाएगा, प्लस C2D, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, A2D फिर से 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, सिंस थीटा इजकल टू इसमें 0 है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इसमें फिर से थीटा 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है। थीटा क्या बोल रहे हैं हम, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हमें दिख रहा है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो होता है ये म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है। तो बी डॉट डी एल क्या मिला हमें, तो बी इंटू आर ऑफ थीटा मिला, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज क्या मिलेगा, तो आई इनक्लोज्ड जो होगा वो स्मॉल एन इंटू उसका लेंथ आर थीटा ही है इंटू आई होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर हम इस लेंथ को देख रहे हैं तो इतना ही लेंथ तो अंदर है, हम उसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो रेडियस आर मान सकते हैं, तो ये वाला जो लेंथ है हम आर इंटू थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस लेंथ को। यस ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लिख लिए, तो आई इनक्लोज्ड हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, म्यू नॉट एन आर थीटा इंटू आई, आर थीटा से आर थीटा गया तो मैग्नेटिक फील्ड जितना सोलेनोइड का होता है उतना ही आ रहा है, ये भी अंदर में पूरा यूनिफॉर्म होता है, सर्कुलर लूप फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो शेप बना हमारा इसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये हमारा टोरॉइड है। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? नो एचसी वर्मा रखे हो पास में, पीडीएफ या जो भी हो? यस ठीक है, चैप्टर नंबर 36 निकालना है। आगे निकाल हाँ, निकाल लिए सर, कौन सा क्वेश्चन? वो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
ठीक है, कौन तो होमवर्क है कि ये, हाँ कौन सा क्वेश्चन बोले क्वेश्चन एक बार नंबर फिर? 35 पेज नंबर 201 251 HCB Yes. पेज 251 क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, वैसे होमवर्क है HCB चैप्टर 36 कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। क्या है, जल्दी से बोलो। म्यू नॉट आई बाई 2। नहीं, ध्यान से देखो, ये ऐसा करंट आया, इधर जा रहा है, ऐसा करंट है, ये आई है, अगर बीचों बीच है तो इधर I/2 क्या होगा, इधर भी I/2 क्या होगा, यस सर। क्या होगा। अब ध्यान से देखो तो इस पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है। तो फर्स्ट और 3 के लिए तो 0 होगा क्योंकि एकदम लाइन पे लग रहा है। यस। बच गया हमारा ये सर्कुलर पार्ट। इस पार्ट के लिए देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिख रहा है, और इस पार्ट के लिए आउट ऑफ द प्लेन। यस। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड है तो 0 आएगा। आएगा बोलो। यस सर। ठीक है, इधर तो बाकी कर सकते हो। ठीक है, और कौन है, बाकी सब तो ऐसे इनडायरेक्टली दिख ही रहा है। क्वेश्चन 48 49 पढ़ो, अभी जो हम लोग किए वैसा ही कुछ है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो सारा इसी सब चीजों पे बेस्ड। तो ये चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करने का है। तो ये चैप्टर के जितने भी जैसे सॉल्व एग्जांपल, शॉर्ट आंसर जो भी है उसे एक बार कर लेना है। ठीक है, तो होमवर्क यही है कि चैप्टर 36 कंप्लीट करना है, हो जाएगा। यस। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं डायरेक्टली, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, तो सॉल्व कर लेना है। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, उससे ज्यादा में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जितना हम लोग कर लिए उतना में इसमें। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज को रखते हैं, तो चार्ज रेस्ट में है तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, चार्ज मूविंग है तो फोर्स लगेगा कि नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है तो फोर्स कितना लगेगा, ये सब चीजों के बारे में चर्चा करना है। तो आज ही शुरू करें या नेक्स्ट क्लास में। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन यानी कि हम लोग 10th क्लास में ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये थे ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, मोटर वाले जो पार्ट था वो पढ़े थे हम लोग।
कि अगर इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, अगर बीच में हम एक कॉइल रख दिए, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट पे फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो है ऐसा रोटेट करता था, याद है? यस तो इस पार्ट में हम लोग को वही चीज पढ़ना है, यानी कि इंटरेक्शन, यानी कि फोर्सेस के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस पे फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस, उन्होंने ही एक फोर्स दिया। ठीक है, लॉरेंस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो लॉरेंस जो थे एक साइंटिस्ट थे, वो वही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, और इन्होंने एक फोर्स दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। उन्होंने बोला कि Q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये जो है किसी एक चार्ज पार्टिकल पे अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो ये चीज लगेगा। यानी कि हमने जो देखा है, ये वाला चीज हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसे हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है? ये वाला चीज जो है इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट को पढ़ना है। अगर हायर स्टडीज कर रहे होते रिसर्च लेवल का, तो शुरू यहीं से होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरुआत है वो यहीं से होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स फिर मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग एक एक करके पढ़े, स्टैटिक के लिए पढ़े, फिर अभी चार्ज जो है यूनिफॉर्म में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके लिए हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग सिर्फ इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। कहीं कहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर ले, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ये चीज लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसी चीज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम एफ एम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि क्यू वी क्रॉस पी लगता है। ठीक है, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू वी क्रॉस बी लगेगा। क्लियर है? यस तो एफ एम हम बोल सकते हैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो। ये फोर्स हमें दिख रहा है कि फोर्स कैन बी जीरो। ठीक है, हियर एफ इजकल टू जीरो इफ, कब कब जीरो हो सकता है? फर्स्ट, हमें दिख रहा है कि अगर चार्ज जो है ना रहे पार्टिकल पे, तो फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड, पार्टिकल अगर रेस्ट में रहा, तब भी फोर्स नहीं लगेगा। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए, तो हम उसे जीरो नहीं करेंगे। थर्ड, अगर हम देखें कि v क्रॉस बी, यानी कि थीटा जो है हमारा क्या हो, 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तब भी ये जो फोर्स होगा जीरो होगा। इतना कुछ दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले से क्या पता चल रहा है कि ये जो फोर्स है, चार्जलेस बॉडी अगर है, बॉडी है, तो उसके लिए फोर्स जीरो है। सेकेंड, अगर चार्ज है, चार्ज इज एट रेस्ट है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इनफैक्ट अगर मूव कर रहा होगा तब भी लगता है, हम लोग ये देखे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो टू मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पे जीरो लगेगा। बाकी किसी केसेस में ये फोर्स लग सकता है। क्लियर है? यस ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अगर फोर्स की बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लग रहा है, बताओ?
V क्रॉस बी, यानी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है इधर की तरफ V से जा रहा है, Q है, तो V क्रॉस बी अगर देखेंगे तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, V क्रॉस बी हमें क्या दिखेगा, इनटू द प्लेन, फोर्स का डायरेक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स होता है, तो जो फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ है, दिख रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि ये जो पार्टिकल है इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये जो फोर्स है हमें भी से परपेंडिकुलर अगर हमेशा दिख रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा, बोल सकते हैं। और अगर ऐसा है तो वर्क डन बाय जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या आएगा, जीरो। will be जीरो। वर्क डन जीरो, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बोल सकते हैं, सिर्फ एक ही फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लगा है, तो अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, जी थ्योरम, हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट यानी कि स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इतना चीज हमें पता चल रहा है। अब ये चीज बताओ कि किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ऐसा कभी मोशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, बोलो। बोलो, क्या होगा, हम लोग ऐसा पढ़े थे क्या कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर टू स्पीड लग रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर। यूनिफॉर्म, हाँ सर्कुलर। यूनिफॉर्म, हाँ वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यस। ठीक है। तो इसका पाथ जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक यही चीज देखे हैं कि अगर एक फोर्स है तो ये चीज फोर्स लग रहा होगा, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। जो फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू वी एंड ये दोनों होगा, पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग वी क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है उससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट था, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि परपेंडिकुलर टू वी और एफ तो है ही, लेकिन ऐसा अगर बोल रहे हैं कि इधर वी है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी क्रॉस बी अगर देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन दिख रहा है। अगर ये चार्ज, यानी कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, पहला विल बी along v cross b if q is पॉजिटिव, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ऊपर ही लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि किसी वेक्टर में अगर हम निगेटिव से मल्टीपल कर देंगे तो क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है। तो हम बोलेंगे q अगर निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ होगा, यानी कि f इधर होगा जब q जो है लेस देन जीरो है, और इधर होगा ऊपर की तरफ होगा जब फोर्स, ऊपर होगा फोर्स जब q जो है पॉजिटिव है।
क्लियर है? तो डायरेक्शन के लिए ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम भी क्रॉस बी यानी कि राइट हैंड थंब रूल तो यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ चार्ज क्या लग रहा है उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. फोर्थ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से कैसे लिख सकते हैं? एफ इजकल टू क्या आ रहा है? क्यू वी बी। ठीक है, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। Yes. थीटा 90 डिग्री लेके हम साइन थीटा को हटा रहे, फोर्स इतना है। तो इसका जो यूनिट हम लोग लेते हैं टेस्ला, यूनिट हम लोग लेते हैं कि टेस्ला है, ये क्या है? तो ऊपर न्यूटन अपॉन चार्ज, चार्ज क्या होता है? No. कूलम मीटर सेकेंड, ये होता है। कूलम बाई सेकेंड को हम एम्पियर बोल सकते हैं, तो इसे न्यूटन एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ला इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से न्यूटन है, एम्पियर है, मीटर है, तो यहाँ से हम यहाँ से लिखना है हमारे लिए। फोर्स क्या आएगा बताओ? एम एल टी माइनस 2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, नीचे आ रहा है एम्पियर इंटू लेंथ, तो इसका हमें डायमेंशन क्या मिल जा रहा है? एम ए माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है? तो Yes. यहाँ से जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो हम लोगों ने देखा कि पाथ जो है सर्कुलर है, तो वही अब हम डिफरेंट डिफरेंट पाथेस के बारे में, डिफरेंट केसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 36 पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये सारे कहानी है, ये चैप्टर एच सी वर्मा के हिसाब से चैप्टर नंबर 35 की कहानी, तो ये भी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, Yes. ठीक है फिर। Thank you. हम्म, थैंक यू सर। हम बाकी सब लोग कंप्लीट कर लो इसे, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसे कर लेना है।